हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में विषय विज्ञान का अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ऐसे 23 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन और लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारे पास प्रकाश के परावर्तन के लिए डायग्राम है। यह हमारी PQ प्रकाश किरण है जिसे अपतित किरण बोलते हैं। जब यह इस समतल सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर उसी माध्यम में वापस लौट जाने का मतलब है कि जो प्रकाश किरण है वो वायु माध्यम में आती है और टकराने के बाद वापस वायु माध्यम में चली जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह हमारी प्रकाश किरण है जो कांच पर समतल सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से चलकर किसी पारदर्शी या अपारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है और उसका कुछ भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हमारे पास प्रकाश परावर्तन के यहाँ पे कुछ उदाहरण है। तो पहला उदाहरण है दर्पण में छवि। दर्पण में हम जो अपनी छवि देखते हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनती है। और दूसरा उदाहरण है शांत तालाब में प्रतिबिंब। झील या तालाब के शांत पानी में किसी पर्वत या पेड़ का प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन का ही परिणाम होता है। अब हम बात करेंगे परावर्तन से संबंधित मुख्य बातों की। जो परावर्तन से संबंधित हमारे पास 5 मुख्य पॉइंट है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है अपतित किरण PQ। हमारे पास जो प्रकाश किरण PQ है यह हमारी अपतित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो किसी सतह पर पड़ती है और ये जो PQ प्रकाश किरण है ये इस समतल सतह पर टकराती है, इसलिए इसे अपतित किरण बोलते हैं। अब हम बात करेंगे परावर्तित किरण QR की। समतल सतह पर टकराने के बाद ये जो हमारी QR प्रकाश किरण है टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। अब हम बात करेंगे अभिलंब NQ की। परावर्तक सतह के अपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है। यह हमारा परावर्तक सतह है जिस पर जो अपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है उस बिंदु को अपतन बिंदु कहते हैं। और इस अपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही हमारा अभिलंब होता है। तो QN ये जो अभिलंब है हमारा NQ ये हमारा अभिलंब हो गया है। अब हम बात करेंगे अपतन कोण की, जो होता है PQN। ये हमारा अपतन कोण कहलाएगा। कोण PQN मतलब अपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ये अपतित किरण और अभिलंब इसके बीच का ये जो कोण है हमारा R ये हमारा अपतन कोण कहलाता है। अब बात करेंगे हम परावर्तन कोण की। तो परावर्तन कोण हो जाएगा हमारा कोण RQN। R Q और N परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। मतलब ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। इनके बीच का बना कोण ये हमारा R जो है ये हमारा परावर्तन कोण है और I हमारा अपतन कोण है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के 2 मुख्य नियम होते हैं। हम बात करेंगे पहले नियम की। तो पहला नियम यह है कि अपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब यहाँ पर है अपतित किरण, आने वाली जो किरण होती है हमारी अपतित किरण होती है, और है परावर्तित किरण और टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। और अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और जो अपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे अपतन बिंदु कहते हैं। और इस अपतन बिंदु पर खींचा गया ये हमारा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब ये यहाँ इस बिंदु पर तीनों तल में एक स्थित होते हैं।
यह हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि अपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब I बराबर R। यहाँ पर I का मतलब होता है एक्सीडेंट एंगल और R का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो अपतन कोण है हमारा, ये अपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण है, ये हमारा अपतन कोण हो गया। और जो परावर्तन कोण है वो परावर्तित किरण, ये वाली जो है परावर्तित किरण कहलाती है हमारी, और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। ये हमेशा बराबर होते हैं, मतलब अपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा। ये हमारे प्रकाश परावर्तन के दो नियम हो गए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, और नेक्स्ट प्रश्न है अपवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपवर्तन और लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम जैसे हवा मतलब वायु से दूसरे माध्यम जैसे पानी या कांच में जाती है तो वह सीधी रेखा में न चलकर मुड़ जाती है। इस प्रकाश किरण के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ये जो प्रकाश किरण है, ये जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो यह सीधी रेखा में न चलकर मुड़ जाती है। इसको जाना था इस दिशा में डैश डैश, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और ये विचलित होकर इधर निकल जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सरल शब्दों में प्रकाश का एक माध्यम से, मतलब एक माध्यम हो सकता है वायु और दूसरे माध्यम जैसे कांच में जाने पर दिशा बदलना ही अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पर इसे जाना था सीधी रेखा में, लेकिन जब यह वायु से कांच में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह हमारा अभिलंब नॉर्मल अभिलंब mn है और इस ओर झुक जाती है। आप चाहो तो अपवर्तन की यह परिभाषा भी लिख सकते हो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ये हमारी जो प्रकाश किरण है, जब ये एक माध्यम से, एक माध्यम मतलब वायु से दूसरे माध्यम मतलब जल या कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। इसे जाना था इसे सीधी रेखा में, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह हमारा जो माध्यम है वायु हो और यह हमारा जो माध्यम है यह हमारा कांच है, मतलब शीशा है। और ये विरल माध्यम कहलाता है और ये सघन माध्यम होता है। मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसके विपरीत यदि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब वो इधर विचलित होगी। आइए इसे आगे भी हम देखते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप यह परिभाषा लिख सकते हो और यह डायग्राम बना सकते हो। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय तिरछा होता है और अपने मार्ग से मुड़ जाता है। मतलब जो प्रकाश किरण है वो जब एक माध्यम से वायु से दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करता है तो उस समय वो जो प्रकाश किरण है वो तिरछी होना चाहिए, सीधी नहीं होना चाहिए। यदि प्रकाश किरण एकदम सीधी अवस्था में आ रही है तो फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश किरण तिरछी अपतित होती हो और वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो। यह प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब जो प्रकाश किरण है वो वायु, जो वायु माध्यम होता है वो हमारा विरल माध्यम कहलाता है, और जो कांच या जल होता है वो हमारा सघन माध्यम कहलाता है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से वायु से कांच में मतलब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह हमारा PQ अभिलंब है और ये प्रकाश किरण को जाना था इस दिशा में, लेकिन विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। और जब यही प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से मतलब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यह हमारा RS अभिलंब है
इसे जाना था इस दिशा में, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है, यहाँ से इधर चली जाती है, जबकि इसको सीधे इस दिशा में ही आना था। इस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है, पानी से भरे गिलास में डाली हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ये जो पानी का गिलास है, इसमें यदि आप पेंसिल डालते हो तो ये पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ये अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा से पानी में जाने पर प्रकाश किरणें मुड़ जाती है और हमारी आंखों तक आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल मुड़ी हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह केवल अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा उदाहरण है, तालाब में मछली असली स्थान से ऊपर दिखाई देती है। जो पानी में मछली होती है, मछली ओरिजिनल यहाँ होती है, लेकिन हमें अपवर्तन के कारण ये कुछ ऊपर दिखाई देती है। ये भी अपवर्तन का कारण है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा उदाहरण है, चश्मे के लेंस से साफ दिखाई देना। लेंस भी अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। अपवर्तन के कारण ही हमें साफ साफ दिखाई देता है लेंस वाले चश्मे में। चौथा उदाहरण है, इंद्रधनुष का बनना। बारिश की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। पांचवा उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न परतों से बना है और प्रकाश उनमें से गुजरते हुए अपवर्तित होता है, जिससे तारे टिमटिमाते दिखते हैं। छठा उदाहरण है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का असली स्थान से ऊपर दिखाई देना। यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। यह हमारे पास डायग्राम है जिसमें एक्चुअल में सूर्य यहाँ होता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह हमें ऊपर दिखाई देता है, ओरिजिनल स्थिति के ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की विशेषताएं लिखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम समतल दर्पण की 5 विशेषताएं पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, जिसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तव में दर्पण के पीछे नहीं होता, बल्कि ऐसा दिखाई देता है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, यह हमारे पास ऑब्जेक्ट बॉटल है और यह हमें दर्पण के पीछे दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक में दर्पण के पीछे बॉटल नहीं है। ये केवल जो बॉटल है उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो टकराकर हमारी आंखों तक जाती है, और इन आंखों से जब इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तो लगता है जैसे आपका चेहरा दर्पण के पीछे है, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आपको केवल इतना ही लिखना है, यहाँ समझने के लिए था। इस तरह का प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ दर्पण में देखने पर ही दिखेगा। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति खड़ा है और उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बना है। तो ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक में नहीं है, बस हमें आभास होता है कि दर्पण के अंदर कोई एक व्यक्ति है। इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एक और उदाहरण है, जब आप पानी में अपना चेहरा देखते हैं, वह भी आभासी प्रतिबिंब होता है। मतलब पानी में आपका चेहरा आभासी होता है, वास्तविक में जल के अंदर कोई चेहरा नहीं होता। एक आसान उदाहरण और है हमारे पास, जैसे आप पानी से भरी बाल्टी में चांद को देखते हो, वह पानी में दिखता है, लेकिन असल में वहां चांद नहीं होता है, बस हमें आभास होता है कि इस बाल्टी में चांद है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरी विशेषता की। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है सीधा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक उसी दिशा में जिस दिशा में वस्तु होती है। मतलब सीधा का मतलब है कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब ऊपर नीचे की दिशा में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। अगर आपका सिर ऊपर है और पैर नीचे, तो दर्पण में भी सिर ऊपर और पैर नीचे ही दिखाई देंगे। मतलब ये व्यक्ति है, इसका सिर ऊपर है तो दर्पण में भी सिर ऊपर दिखाई देगा, और पैर नीचे है तो दर्पण में भी पैर
नीचे ही दिखाई देंगे, यानी वस्तु का ऊर्ध्वाधर स्थान नहीं बदलता। यह हमारे समतल दर्पण की दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता होती है वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब जब आप आईने समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब दिखता है वह न तो बड़ा होता है और न छोटा होता है। आपका कद, ऊंचाई मतलब जितना है आईने में भी उतना ही दिखाई देगा। मतलब यदि वस्तु 1 मीटर ऊंची है तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर ही होगा। मतलब यदि व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट है तो दर्पण में भी प्रतिबिंब 5 फीट का ही बनेगा। यह हमारे समतल दर्पण की तीसरी विशेषता होती है। चौथी विशेषता है समान दूरी पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। मतलब जब तुम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें अपना चेहरा दर्पण के अंदर पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर तुम दर्पण से खड़े हो। मतलब यदि व्यक्ति दर्पण से 5 फीट दूर खड़ा है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 5 फीट दूर बनेगा। यहाँ पर एक और उदाहरण है, अगर तुम दर्पण से 2 मीटर दूर खड़े हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर पीछे की ओर 2 मीटर दूर दिखाई देगा। मतलब ये जो दर्पण है, दर्पण से वास्तविक व्यक्ति की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। सरल भाषा में नियम है, वस्तु जितनी दूर दर्पण से होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतने ही दूर दिखाई देता है। पांचवी विशेषता है पार्श्वतः उल्टा प्रतिबिंब। मतलब प्रतिबिंब में बाया भाग दाएं और दाया भाग बाएं के रूप में दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आइए ऐसा हम उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना प्रतिबिंब सीधा देखते हैं। अगर आप अपना दाया हाथ उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दर्पण में आपका बाया हाथ उठा हुआ है, जो पार्श्वतः उल्टे होने का एक उदाहरण है। मतलब जब आप अपना दाया हाथ उठाते हो समतल दर्पण के सामने तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बाया हाथ उठाया है। ये पांचवी विशेषता होती है समतल दर्पण की, जिसे बोलते हैं पार्श्वतः उल्टा प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में मुख्य अंतर लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के पॉइंट की। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है। मतलब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है जिससे इसका निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब के पहले पॉइंट की। तो आभासी प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के मिलने का आभास होने से बनता है। ये इसमें मुख्य अंतर है। मतलब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में नहीं मिलती। आपको केवल इसका अंतर केवल यहाँ तक लिखना है। मतलब मिलने से बनता है और यहाँ पे आभास होने से बनता है। ये आपका पहले पॉइंट का अंतर हो गया है। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के दूसरे पॉइंट की। तो इसे किसी भी पर्दे या स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा के पर्दे पर। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट है इसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के तीसरे पॉइंट की। यह दर्पण या लेंस के सामने बनता है। अब हम बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब के तीसरे पॉइंट की। यह दर्पण के पीछे या लेंस के उस पार बनता है जहां से किरणें आती हुई प्रतीत होती है। तो हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के चौथे पॉइंट की। तो हमारे पास चौथा पॉइंट है यह सामान्यतः वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। और यदि हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की तो इसका चौथा पॉइंट होता है यह सामान्यतः वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के उदाहरण की। तो पहला उदाहरण है प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर बना चित्र और अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब के उदाहरण है।
और यदि हम बात करें आभासी प्रतिबिंब के, तो इसका पहला उदाहरण होता है समतल दर्पण से बना चेहरा और चमकदार पानी में अपना प्रतिबिंब। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गोली दर्पण और लिखेंगे एक गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह को पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो एक गोली दर्पण है ये, जो एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मतलब किसी भी गोली दर्पण को बनाना हो तो उसे एक खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोली दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमारे पास यहाँ पर एक गोली दर्पण है, यदि हम इसकी बाहरी सतह को पॉलिश कर दे तो ये हमारा अवतल दर्पण बनेगा, और यदि हम अंदर की सतह को पॉलिश कर दे तो ये हमारा उत्तल दर्पण बनेगा। हमारे पास यहाँ पर दर्पण का सूत्र भी है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई या वक्रित हो तथा बाहर की ओर पालिश हो अवतल दर्पण कहलाता है। हमारे पास यहाँ पर अवतल दर्पण का डायग्राम है, जिसमें ये जो सतह है हमारी, ये हमारी परावर्तक सतह होती है। अब परावर्तक सतह क्या होती है? जो प्रकाश किरणों को टकराने के बाद परावर्तित कर दे, वो परावर्तक सतह होती है। तो ये जो परावर्तक सतह है ये हमारी अंदर की ओर मुड़ी हुई है, मतलब वक्रित है, तथा इसके बाहर पॉलिश की गई है। इस प्रकार ये हमारा अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण करता क्या है? यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। मतलब जब प्रकाश किरणें इस परावर्तक सतह पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात यह एक बिंदु पर एकत्र हो जाती है। यह अवतल दर्पण की विशेषता होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए, डॉक्टर द्वारा कान, गले और आंख की जांच के लिए और सर्चलाइट के रूप में किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई या वक्रित हो तथा अंदर की ओर पालिश हो उत्तल दर्पण कहलाता है। हमारे पास यहाँ पर उत्तल दर्पण का डायग्राम है, जिसमें ये जो परावर्तक सतह है ये बाहर की ओर उभरी या वक्रित होती है तथा अंदर की ओर पालिश होती है। यह हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है, जिसके कारण यह समांतर प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है। ये जो प्रकाश किरणें आ रही है ये इस परावर्तक सतह से टकराने के बाद बाहर की ओर फैलती है। ये आप देख रहे हो, ये बाहर की ओर फैल रही है, जिसके कारण इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ध्रुव, और यह दर्पण की बात हो रही है तो हम दर्पण लिखेंगे। दर्पण का ध्रुव वह मध्य बिंदु होता है जो गोली दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु में स्थित होता है और इसे अक्षर P से दर्शाया जाता है। मतलब दर्पण, ये हमारे पास डायग्राम है गोली दर्पण के, ये हमारा अवतल दर्पण होता है और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, और दोनों में परावर्तक सतह होती है। तो ये जो परावर्तक सतह क्या होती है? जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे। तो ये हमारी परावर्तक सतह है और इसका मध्य बिंदु, मतलब ये हमारा मध्य बिंदु हो गया, इसे ही ध्रुव कहते हैं और इसे अक्षर P से दर्शाते हैं। मतलब मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु ध्रुव, मतलब ये जो P है इसे ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक सतह के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और परावर्तक सतह भी समझ में आ गया, जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है वही हमारा ध्रुव होता है, जिसे अक्षर P से दर्शाया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया। अवतल दर्पण में ये हमारा ध्रुव हो गया और उत्तल दर्पण में भी हमारा ध्रुव हो गया P। नेक्स्ट प्रश्न है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? और इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और अभी हम पहले पढ़ चुके हैं ध्रुव किसे कहते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, द्वारक क्या होता है,
ये सारी जो परिभाषा है ये गोली दर्पण से संबंधित है। मतलब जो कुछ भी हम पढ़ेंगे आगे वो गोली दर्पण से ही संबंधित होंगे, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र की और लिखेंगे गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास गोली दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। और जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं वो गोली दर्पण होते हैं, और यह एक कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं दोनों दर्पण। और ये हमारे पास डायग्राम है जो एक कांच के खोखले गोले का भाग है, और इस गोले का केंद्र, ये जो इस गोले का पूरे गोले का जो केंद्र है ये सी, यही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, किसी गोलाकार दर्पण मतलब अवतल या उत्तल, इस क्योंकि जो गोलाकार दर्पण होता है वो अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, का जो दर्पण वाला भाग है वह एक गोले का टुकड़ा होता है, और ये गोले का ही एक टुकड़ा होता है कांच के खोखले गोले का। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये जो गोला है इसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे सी अक्षर से दर्शाते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसलिए इसे सी से दर्शाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, और इसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यह भी गोली दर्पण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या और लिखेंगे गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है। इस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में गोली दर्पण दिया है, तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये हमारे पास m और m डैश है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये एक खोखले गोले का भाग होता है, और इस खोखले गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह और वक्रता केंद्र यहाँ तक की जो दूरी है यह हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे अक्षर R से निरूपित करते हैं। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, और इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और यह भी गोली दर्पण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष और लिखेंगे गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है जिसमें गोली दर्पण दिया है, और गोली दर्पण का ये जो बिंदु P है ये हमारा ध्रुव कहलाता है। तो इस बिंदु P से और वक्रता केंद्र, और ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। तो बिंदु P से और इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ये जो गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा है ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। काल्पनिक रेखा जो वास्तविक में नहीं होती है, लेकिन बस ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती है, इसलिए इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और यह भी गोली दर्पण से संबंधित है। इसमें भी हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख्य फोकस और लिखेंगे गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे F अक्षर से दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में एक गोली दर्पण दिया है, और गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये P बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है हमारी मुख्य अक्ष होती है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये जो प्रकाश किरणें है ये दर्पण से परावर्तित होती है, ये दर्पण पर ऐसे परावर्तित होती है, और तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, और ये परावर्तन के पश्चात ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष पर ये सारी प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद इस मुख्य अक्ष पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में मिलती है
और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल अक्षर F से दर्शाते हैं। यह वह बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, अवतल दर्पण में मिलती है और या उनसे आती हुई प्रतीत होती है और उत्तल दर्पण में यह प्रतीत होती है। मतलब अवतल दर्पण में यहाँ पर वास्तविक मिलती है और यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में यह केवल मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हमारे मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई। आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो हमारे पास उत्तर है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के परावर्तक का मध्य बिंदु हमारा ध्रुव कहलाता है, ये P बिंदु, और फोकस दूरी ये F हमारा फोकस मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ये हमारी फोकस दूरी कहलाती है। ये दूरी रेड कलर की जो ये हमारी फोकस दूरी होगी। हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी जो है ये हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ये हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो जो फोकस दूरी है वो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि F बराबर R/2। आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वारक किसे कहते हैं? तो हमारे पास उत्तर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये एक वृत्ताकार होता है और इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये जो व्यास है, ये जो हमने लाइन खींची अभी, ये हमारे दर्पण का द्वारक होता है। और दर्पण का द्वारक क्या करता है? द्वारक यह बताता है कि दर्पण की सतह का कितना भाग प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। आई होप कि यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है, जिसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोले के अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण काम क्या करता है? यह प्रकाश किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु मतलब फोकस पर एकत्रित कर सकता है। यह हमारे पास अवतल दर्पण का डायग्राम है जिसमें ये प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर यहाँ पर फोकस कर देता है। सरल शब्दों में कहे तो अवतल दर्पण उन जगहों पर काम आता है जहां हमें वस्तु को बड़ा, स्पष्ट या प्रकाश किरणों को एकत्र करना हो। अब हम इसके आधार पर इसके उपयोग लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने का दर्पण। अवतल दर्पण चेहरे का बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है जिससे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। दूसरा उपयोग है वाहनों के हेडलाइट में। प्रकाश किरणों को एक ही दिशा में भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है सौर भट्टी में। सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके तीव्र ऊष्मा पैदा करने के लिए। चौथा उपयोग है दूरबीन और परावैज्ञानिक यंत्रों में, मतलब दूर की वस्तुओं की छवि को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। पांचवा उपयोग है टार्च और सर्चलाइट में, मतलब किरणों को सीधी रेखा में भेजने हेतु। और छठा उपयोग है नेत्र जांच उपकरण में। डॉक्टर आंखों के अंदरूनी हिस्सों जैसे रेटिना को देखने और जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है जिससे बड़ा दृश्य क्षेत्र मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने, सुरक्षा के लिए और प्रकाश को फैलाने में किया जाता है।
अब हम इसके आधार पर उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। मतलब हम कह सकते हैं कि कार, बस और ट्रकों में चालक के पास लगे उत्तल दर्पणों से ड्राइवर पीछे के यातायात का बड़ा और सीधा दृश्य देख सकते हैं, जिससे बड़े क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सके। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, जिससे पीछे का जो क्षेत्र होता है वो बड़े रूप में देखा जा सकता है। हम इसे सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में। मतलब स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश को फैलाने और सड़क के बड़े इलाके को रोशन करने के लिए किया जाता है। तीसरा उपयोग है सुरक्षा दर्पण में। मतलब दुकानों, शॉपिंग मॉल, एटीएम और गलियारों में लगे उत्तल दर्पण एक बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करते हैं, जिससे चोरी रोकने और सुरक्षा बनाए रखने में सहायता मिलती है। चौथा उपयोग है सड़क सुरक्षा में। सड़क के तीखे मोड़ों या चौराहों पर उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि चालक आने वाले यातायात का व्यापक दृश्य देख सके और दुर्घटनाओं से बच सके। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया है तीखे मोड़ों या चौराहों को देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे लेंस की और लिखेंगे पारदर्शी माध्यम। यहाँ पर पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके। तो पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या प्लास्टिक जिसके आर पार हम देख सकते हैं का वह टुकड़ा जिसकी दोनों सतहों में से कम एक सतह वक्र मतलब कर्व होती है उसे लेंस कहते हैं। या तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि दो सतहों या पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो लेंस कहलाता है। हमारे पास यहाँ पर लेंस का डायग्राम है। ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है जो पारदर्शी होते हैं और या तो एक सतह मतलब एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोली हो लेंस कहलाता है। अब इन लेंसों का काम क्या होता है हम ये भी समझ लेते हैं। तो यह प्रकाश किरणों को अपवर्तन द्वारा मोड़कर या तो एक बिंदु पर एकत्रित करता है या फैलाता है। क्योंकि लेंस दो प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों का काम अलग अलग होता है। जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के दौरान एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, ये यहाँ पर फोकस कर देता है। और जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, ये हमारा लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तल लेंस की और फिर बात करेंगे हम अवतल लेंस की। ये हमारा उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। अब डायग्राम में देख सकते हो यह हमारे पास उत्तल लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, जिसके कारण इसकी विशेषता यह होती है कि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है और इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अब देख सकते हो डायग्राम में यह हमारी प्रकाश किरणें हैं। जैसे ही उत्तल लेंस पर यह आपतित होती है अपवर्तन के कारण यह लेंस इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस में छवि की। तो इसमें जो प्रतिमा होती है वो वास्तविक, आभासी, उल्टी या सीधी हो सकती है। यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस के उपयोग की। तो इनका उपयोग आवर्धक लेंस, दूरबीन, कैमरा, प्रोजेक्टर और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने वाले चश्मों में होता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस की, जो जस्ट अपोजिट होता है उत्तल लेंस का। यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो यह बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, जिसके कारण यह समांतर प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है और इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। आप देख सकते हो ये प्रकाश किरणें जैसे ही
अवतल लेंस पर आपतित होती है। अपवर्तन के कारण यह लेंस इन प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला देता है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र दिखता है। अब यदि हम बात करें अवतल लेंस की छवि की, तो इसमें अवतल लेंस हमेशा एक सीधी, आभासी और छोटी छवि बनाता है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग मायोपिया मतलब निकटदर्शी दोष के उपचार में किया जाता है। वह कैमरे व दूरबीन में भी किया जाता है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर आंसर है, जब किसी लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वह अपवर्तन के कारण कुछ विस्थापित हो जाती है या मुड़ जाती है। यही चीज हमने अभी पढ़ी उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, कि अपवर्तन के कारण प्रकाश किरणें मुड़ जाती है, अर्थात लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, जो कि m-1 के बराबर होता है। और यदि हम बात करें लेंस की क्षमता के सूत्र की, तो लेंस की शक्ति मतलब क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात अतः हम कह सकते हैं कि P बराबर 1/f, जहां P लेंस की क्षमता और f फोकस दूरी होती है, जो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम होती है। यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब हम इसी प्रश्न में समझेंगे कि क्षमता क्या होती है। मतलब जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। तो लेंस कितनी तेजी से किरणों को फोकस कर सकता है, यही उसकी क्षमता है। अगर लेंस की फोकस दूरी छोटी है तो किरणें जल्दी फोकस होगी, अर्थात लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। और यदि अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो किरणें देर से फोकस होगी, मतलब लेंस की क्षमता कम होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब यह हुआ कि लेंस की क्षमता ज्यादा चाहिए तो उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी f जो है वो उसकी बनावट और सामग्री पर निर्भर करती है। अगर हमें लेंस की क्षमता बढ़ानी है तो फोकस दूरी को कम करना होगा। और फोकस दूरी कम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, लेंस की वक्रता बढ़ाकर। अगर लेंस ज्यादा मोटा और ज्यादा घुमावदार होगा तो वह किरणों को जल्दी मोड़ेगा, मतलब फोकस दूरी कम होगी। उदाहरण, मोटा चश्मे का लेंस, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और यह मोटा होता है, जिससे फोकस दूरी कम होती है और लेंस की क्षमता बढ़ती है। दूसरा तरीका है लेंस की अपवर्तकांक n बढ़ाकर। अपवर्तकांक क्या होता है? यह लेंस सामग्री की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब अगर हम ऐसे पदार्थ से लेंस बनाए जिसका अपवर्तकांक ज्यादा है तो वह प्रकाश को ज्यादा मोड़ेगा, मतलब फोकस दूरी कम हो जाएगी। इस प्रकार हम दो पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं फोकस दूरी को कम करने में। पहला साधारण कांच जिसका अपवर्तकांक 1.5 होता है, और दूसरा है फ्लिंट कांच, इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। फ्लिंट कांच से बना लेंस ज्यादा ताकतवर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्धन किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण या लेंस से बनता है तो वह प्रतिबिंब असली वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसकी परिभाषा, किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें इस माध्यम से गुजरती है तो वे अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिससे प्रकाश किरणें केंद्रित, अभिसरित या फैल अपसरित हो जाती है। आवर्धन का हमारे पास फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, या हम लिख सकते हैं इसे
m बराबर v अपॉन u, जहां v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी। अब हम बात करेंगे आवर्धन के प्रकार की। मतलब यदि m का मान बड़ा हो 1 से तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, और यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, और यदि m बराबर 1 है, मतलब m का मान 1 के बराबर है, तो प्रतिबिंब और वस्तु बराबर आकार के है। अब हम बात करेंगे आवर्धन m के चिन्ह की। तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह का मतलब होता है प्रतिबिंब सीधा है, और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा और सीधा या उल्टा है वस्तु की तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्रश्न में हमारे पास गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है और हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे फोकस दूरी f की गणना के लिए। तो हम जानते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा f बराबर r अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे पास r वक्रता त्रिज्या होती है जिसका मान है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f बराबर 20/2, और 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये हमारी फोकस दूरी होगी। तो हम लिख देंगे कि अतः गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। सेम वही का वही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें वक्रता त्रिज्या दी है r बराबर 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास आ जाएगा वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी f की गणना के लिए। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f उसके वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो हम कर देंगे f बराबर r अपॉन 2। r वक्रता की त्रिज्या है जिसका मान 32 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे f बराबर 32/2, और 2 से 32 को कैंसिल करेंगे 16 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो लिख देंगे हम, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। आई होप कि यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न में एक डायोप्टर दिया है जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो हम लिखेंगे डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता p उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः हमारे पास आ जाएगा p बराबर 1 फोकस दूरी f से दर्शाया जाता है लेंस की क्षमता को, जहां f मीटर में होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायोप्टर दिया है तो यहाँ लेंस की क्षमता बराबर 1 पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 1 बराबर 1/f। अब ये f इधर भागित में इधर आ गया गुणित में, और 1 गुणित में इधर भागित में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा f बराबर 1/1, और 1 में 1 का भाग देंगे तो f बराबर 1 आ जाएगा 1 मीटर। तो हम कह देंगे कि एक डायोप्टर का अर्थ जब किसी लेंस की फोकस दूरी ठीक 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। संक्षेप में यदि हम बात करें तो यदि आप किसी लेंस को देखते हैं और उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो आप कह सकते हैं कि उसकी शक्ति 1 डायोप्टर है। एक डायोप्टर लेंस वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, मतलब ऐसा लेंस कि जिससे होकर जाने वाली समांतर किरणें उसके पीछे 1 मीटर दूरी पर आकर फोकस होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर फोकस दूरी f बराबर -2 मीटर आ जाएगा। और लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है लेंस की क्षमता p बराबर 1 फोकस दूरी f, और यहाँ फोकस दूरी f का मान है -2 मीटर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे
P बराबर 1/-2। अब 1 में हम -2 का भाग देंगे तो क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर आ जाएगा -0.5 डायोप्टर, और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए हमने यहाँ D से इसको डिनोट किया है। यहाँ ध्यान दें, उत्तल लेंस के लिए क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो इसके लिए हमारे पास आंसर है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का है। इससे हम थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं कि +1 का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो एक संख्या है, एक संख्या यह इंगित करता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और यहाँ पर जो प्लस है, प्लस धनात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा नहीं है और आभासी दर्पण के पीछे बनता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारे 23 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं जो एग्जाम से संबंधित है, और यही प्रश्न एग्जाम में बार बार, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।